सेवेंटी स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने 31 क्वेश्चन तक करे थे जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड। पीजीटी का जो पेपर है आपका वो 16 और 15 अक्टूबर को है, तो अपनी तैयारी पे फोकस करिए ताकि अच्छे से स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 से 1968 ईस्वी में होशंगाबाद यूपी में हुआ था। होशंगाबाद यूपी में जन्म हुआ था। इन्हें भारतीय आत्मा नाम से भी पुकारा जाता है और इन्हें साहित्य का देवता भी कहा जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? साहित्य का देवता। बालकृष्ण शर्मा का जन्म 1899 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये इनका जन्म जो सुजालपुर एमपी में हुआ था। कहाँ पर? सुजालपुर जो एमपी में पड़ता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में, 1961 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ में हम महत्वपूर्ण तथ्य भी करते चलेंगे ताकि हमारा जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य विशेषता एवं श्रेष्ठता के कारण उनके समकालीन कवियों ने उन्हें एक भारतीय आत्मा की उपमा से संबोधित किया था। कहा भी गया है कि राष्ट्र चेतना का स्वर फूका जिसने राह नहीं दे दी, वह भारतीय आत्मा सशक्त माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? कामायनी का जो प्रकाशन है 1936 ईस्वी में, कहीं कहीं पे 1935 में मिलता है और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग दिए गए हैं कामायनी में। जो इसकी भाषा है खड़ी बोली है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। कामायनी में 15 सर्गों में रचित महाकाव्य उनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य आंसू, लहर, झरना और चित्रधार है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी में हुआ है। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा है। छायावादी लेखिकाओं में महादेवी वर्मा के विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने नारी चेतना पर नारी विमर्श का अपनी लेखन चलाई। उनकी रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियां, जिसमें नारी विमर्श पर मुख्यतः चित्रण किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं दीप शिखा, नीरजा, निहार। महादेवी वर्मा की है नीर का साया, निर्नी का साया, निर्नी का साया।
नीर से नीर निहार, निहार 1930, वैसे रश्मि 1932, नीरजा 1934, दीर्शिका 1937 और यामा 1942। 1937 या 39 इसका प्रकाशन वर्ष है। यामा का है 1942। तो ये इसकी महादेवी वर्मा की रचनाएं थी। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद को सैद्धांतिक आधार, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। परिमल किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैथिली सेनगुप्त का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में से मृत्यु 1964। जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937 में मृत्यु। रामधारी सिंह दिनकर का है 1908 से 1974 74। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है 1899 से 1961। तो ये इनके जन्म का प्रकाशन वर्ष है। अब है परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना है, जिनकी अन्य रचनाएं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास एवं राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, जबकि मैथिली सेनगुप्त की प्रमुख काव्य कृतियां जयद्रथवत, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर एवं विष्णु प्रिया। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं झरना, आंसू लहर, कामायनी, महाकाव्य इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, रश्मरती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नीलकुसुम और संस्कृत के 4 अध्याय। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों के किसके द्वारा लिखी गई? जद्भी सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवर, भूषण बिनु न बिराजाई, कविता वनिता मित। तो राइट आंसर होगा इसमें, ये किसकी पंक्तियां? ये है केशव दास। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का 1631, कहीं 32, कबीर दास का 1398 और रहीम दास का केशव दास का 1555 और मृत्यु इनकी 1617 में हुई। और ये क्या थे? एक आचार्य थे, रीतिबंध कवि के। रीतिबंध कवि के आचार्य कौन थे? केशव दास थे। 1555 में इनका जन्म हुआ, 1617 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें आचार्य माना जाता है। कबीर दास का जन्म 1398 से और मृत्यु इनकी 1518 में हुई थी। कबीर दास की 3 रचनाएं हैं साखी, शब्द और रमैनी। साखी को साक्षी, शब्द को गे पद में लिखा गया है और रामायणी क्या है? एक दार्शनिक है, रामायण। साक्षी का जो संकलन किया गया था बीजक नामक ग्रंथ में किया गया था, और ये किसने किया था? धर्मदास जी ने। धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीर दास जी। किस सन में किया? 1521 ईस्वी में।
राइट आंसर है ऑप्शन बी केशव दास। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कल सुनना मुझे। धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे था। इन्हें 1997 ईस्वी में कल सुनना मुझे काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का पर्यटन। नई कविता के प्रवर्तक थे तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा काव्य के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखा। अतः दिए गए विकल्प के अनुसार सी आंसर सही। जबकि नई कविता के प्रवर्तक प्रमुख गीतकार जगदीश चंद्र गुप्त माने जाते हैं। तो नई कविता के प्रवर्तक और प्रमुख गीतकार कौन माने जाते हैं? जगदीश चंद्र गुप्त, जो 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका शुरू किए थे। वहीं से आधुनिक काव्यधारा में नई कविता की शुरुआत मानी गई। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रज भाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ और ये 1947 तक में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर होता? अगोना जिले में, एटा के अगोना जिले के बस्ती में वो इनका जन्म होता, पटियाला जिले में। उपयुक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी गद्य के विकास के विषय में कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ब्रज भाषा के अंतिम चरण से किस तरह खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, उसी के विषय में उपरोक्त कथन अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य में इतिहास लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और 1885 तक ये हमारे मध्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 नामक पत्रिकाएं लिखी। कौन कौन सी हैं? कहवा, कैसे कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1868 में। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका प्रकाशन वर्ष था 1873 और 1874 में था कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी का प्रकाशन वर्ष था 1874। बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिजन मैगजीन और कवि वचन सुधा। ये 3 पत्रिकाओं की ट्रिक है जिससे आप इन्हें याद रख सकते हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो राइट आंसर होगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में किसके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई ये पहली रचना है। उपयुक्त रचनाओं का आरोही क्रम है। अंधेर नगरी नाटक है, किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1881 में। त्यागपत उपन्यास है जैनेन्द्र का 1937 में। आत्मनेपथ काव्य संग्रह अगे का है 1960। तुम चंदन हम पानी निबंध विद्या निवास मिश्र का है 1957 में। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं? तो राइट आंसर है रामनरेश त्रिपाठी। वीरांगना उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी। इनकी अन्य काव्य रचनाएं मिलन, पथिक, मानसी और सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हसवंती, रेणुका, हुंकार, प्रणभंग, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम, शुद्ध कविता की खोज जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। वस्तुतः जगन्नाथ रत्नाकर कवि थे और उनका कोई उपन्यास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहुस नाटक
किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुस नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 1859 ईस्वी में लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं? राइट आंसर है सुदर्शन। घटना प्रधान कहानियों के लेखक सुदर्शन ने भागवंती नामक उपन्यास लिखा था, किंतु वे जितना अपनी कहानी में हार व जीत के लिए जाने माने जाते हैं, उतना अन्य रचनाओं के कारण उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली। प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा? राइट आंसर है प्रेमचंद के द्वारा। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में और मृत्यु उनकी 1936 में हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु। प्रेरणा नामक कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित मानसरोवर भाग 4 की पहली कहानी है, जबकि प्रेमचंद की अन्य कहानियों में है नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, कफन इत्यादि। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर के निम्नलिखित नाटक हैं: कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि। जबकि मोहन राकेश के नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है रेशमी टाई, चारों मिथ्या, रूप रंग, पृथ्वीराज की आंखें। भुवनेश्वर की एकांकी तांबे के कीड़े और कारवां। ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं रामकुमार वर्मा की। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो राइट आंसर है अंधेर नगरी, रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही, किंतु आधुनिक काल में बांग्ला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। दूरस्वामी नाटक की रचना किसने की? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद ने। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में और ये जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। दूरस्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1933 में लिखा गया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है: विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1927, जनमेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जबकि एक भूत एकांकी नाटक है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? राइट आंसर है रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद, प्रकृति और परंपरा, प्रेमचंद और उनका युग, निराला साहित्य की साधना। इम्पोर्टेंट है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा और मनु भंडारी। तो राइट आंसर है मनु भंडारी। आपका बंटी नामक उपन्यास प्रसिद्ध महिला लेखिका मनु भंडारी का है। इनके अन्य उपन्यास है महाभोज, एक इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया। जो मनु भंडारी है वह राजेंद्र यादव की क्या है? पत्नी है, और उन्होंने एक इंच मुस्कान दोनों ने संयुक्त रूप से लिखा है। मृदुला गर्ग के उपन्यास है चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित। कृष्णा सोबती के प्रमुख उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे में, मित्रों मरजानी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, समय या सरगम। उषा प्रेमवदा के उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे और लाल दीवारें, ये किसके हैं? उषा प्रेमवदा के उपन्यास है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो राइट आंसर है 4। 4 की ट्रिक होगी याद करने की, कान बंद। कैसे क्या भूलू के याद करूं 1969 में। न से नीड़ का निर्माण 1971। बसेरे से दूर 1975।
और 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो ये इसके 4 भाग हैं। तो इस ट्रिक से आप इनके याद रख सकते हैं। पहला भाग है क्या भूलू के याद करूं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनकी ट्रिक याद करने की, कान बंद। तो ये आपको क्या हो जाएंगे, याद ट्रिक से हो जाएंगे। कैसे क्या भूलू के याद करूं 1969। दूसरा भाग है नए से नीड़ का निर्माण फिर 1970। तीसरा भाग बै से बसेरे से दूर 1978। और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक 1985। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना कौन सी है। तो राइट आंसर है पदम पराग। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखाचित्र के प्रणयन का श्रेय पंडित पदम सिंह शर्मा को है, जो इस विद्या के जनक माने जाते हैं। यानी कि पदम पराग नामक एक रेखाचित्र संग्रह उनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार आदि रेखाचित्र का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा एवं रंग आचार्य विजय मोहन शर्मा के रेखाचित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युगम कीजिए। तो राइट आंसर है मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान। उपयुक्त प्रश्नों में सही युग मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक है। भगवत शरण उपाध्याय का प्रमुख यात्रा वृत्तांत है, वह दुनिया में है। भगवत शरण का वह दुनिया में है। कलकत्ता से पैकिंग और सागर की लहरों पर। देवेंद्र सत्यार्थी की कृति है धरती गाती है। बुक सेलर की डायरी। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा कौन सा यात्रा वृत्तांत है, पांवों में पंख बांधकर। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान होता। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा। जिस शब्द शक्ति से वाच्यार्थ प्रकट होता है वह अभिधा कहलाती है। अर्थात शब्द को सुनने अथवा पढ़ने के पश्चात पाठक या श्रोता को शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है, वह अर्थ शब्द की जिस सीमा द्वारा मालूम होता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। शब्द की शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा और नंबर 3 व्यंजना। सही युगम पहचाने। वैदर्भी का संबंध किससे, माधुर्य से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उपयुक्त रीतियों में वैदर्भी रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है, जिसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना होती है, जबकि गौड़ रीति में ओज एवं कांतिपूर्ण गुण संपन्न होता है, जिसमें माधुर्य गुण का पूर्ण अभाव होता है। पांचाली रीति माधुर्य और सुकुमार गुणों से संपन्न तथा छोटे समासों वाली रचना पांचाली रीति होती है। इसकी भाषा भाव गंभीर एवं प्रसाद गुण युक्त होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो राइट आंसर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। शेष रसों में है श्रृंगार का रति है, हास्य का हास, करुण का शोक, क्रोध का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय और विभीष का जिगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, कायिक और सात्विक। ऑप्शन सी। अनुभाव 4 प्रकार का होता है। इसमें 2 भेद बताए। अनुभव कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन से, कायिक, आंगिक, आर्य और सात्विक। परंतु कुछ विद्वानों ने इसके 2 भेद मानते हैं, कायिक और सात्विक। अनुभव के वैसे तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसके 2 भेद मानते हैं। आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है, जबकि उद्दीपन की चेष्टाएं आलम्बन द्वारा की जाती है। इसलिए कहा गया है अनुभाव भाव बोधक, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं, जिसके अंतर्गत हाव भाव आता है। अनुष्टुप एक प्रकार का क्या है, छंद है। छंद छद धातु से बना है। छंद किससे बना है, छद धातु से।
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर छा जाना या बंधन करना। इसीलिए पदबद्ध रचना छंद के अंतर्गत आती है। जिसमें यह बंधन नहीं होता वह गद्य रचना होती है। अनुष्टुप छंद वैदिक संस्कृत का एक प्रमुख छंद है। अन्य छंदों में गायत्री और जगती छंद प्रमुख है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यमा। जहाँ पर दो शब्द एक जैसे आए और उनका अर्थ क्या निकले, अलग निकले। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जिस प्रकार अत्यधिक सोना पाने से आदमी बुरा जाता है, उसी प्रकार अत्यधिक धतूरा खाने से भी आदमी बुरा जाता है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उपयुक्त पद में पहले कनक का धतूरा, दूसरे कनक का सोना, इस प्रकार भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। सखी नील नवसर से निकला यह हंस यहाँ तीरता तीरता, अब तारक मोतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सांग निरूपक, ऑप्शन ए। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो तथा गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वह सांगरूपक अलंकार होता है। लंबोदर उदाहरण है। तो राइट आंसर है बहुब्रीहि समास का। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में पहला पद विशेषण का होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। चैन की बंसी बजाने का अर्थ है फुर्सत में बंसी बजाना, मौज करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन युग्मों में कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम और लक्ष्मण में सही नहीं बताया, तो ये नहीं है अव्यभाव, जबकि इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और या वा का अव्यय शब्द होते हैं, राम और लक्ष्मण। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ कोई शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है तो वहाँ पर कर्मधारय क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है तो वहाँ पर अविभाज्य समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास। अतः पद के क्रम संख्या 3 में राम और लक्ष्मण अविभाज्य समास में होकर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों पद क्या है, प्रधान है। आजन्म शब्द में समास है तो राइट आंसर है अविभाज्य समास। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी। उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार जिसकी परिभाषा जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वह रूपक अलंकार होता है। यह आरोप दो प्रकार का होता है, एक अभेदता द्वारा, दूसरा तद्रूपता द्वारा। अतः यहाँ पर एक रूपता या अभेदता दिखाई देती है। विक्षेषण सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, यहाँ पर समभेदक रूपक अलंकार है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? तो राइट आंसर है अद्भुत। वीर रस का उत्साह होता है, हास्य का हास, क्रोध का क्रोध। तिरंगा शब्द में समास है तो राइट आंसर है तिरंगा 3 संख्याओं का समीकृत तिगु समास है। जैसे चौराहा, पंचवटी, पंचामृत। जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, पांचों घट डारो फोरी, राखो मेरु मुलक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियां हैं रौद्र रस की, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। उपयुक्त चौपाई में रौद्र रस है जहाँ लक्ष्मण जी रामचंद्र के अनुशासन से बंधे होने के कारण जनक के दरबार में आयोजित शंकर जी के धनुष को उठाते नहीं। उसी प्रसंग में उपयुक्त चौपाई कही गई है जहाँ उनका गुस्सा होना, दांत पीसना इत्यादि अनुभव है। उगता मद और गर्व संचारी है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। निम्न पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो राइट आंसर है माधुर्य गुण। उपयुक्त पद में माधुर्य गुण है क्योंकि उपयुक्त पंक्तियों में मधुर वर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। अपने कोमलकांत स्वरूप के कारण उपयुक्त पद पर वियोग विदित उर्मिला के मन की व्यथा को सांगोपाक ढंग से निरूपित करता है। उसको व्यक्त करने के लिए कविवर मैथिली सन गुप्त ने सुकुमार कोमल वर्णों का प्रयोग किया है।
काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता हो कौन सा गुण कहलाता है? तो राइट आंसर है ओज गुण। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह ओज गुण कहलाता है। ओज गुण में ट, ठ, ढ, प, फ आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी पहचान है। तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो राइट आंसर है इसमें क्लिष्टता का दोष है। उपयुक्त पंक्ति में क्लिष्ट दोष है जिसका अर्थ कठिनाई होता है, अर्थात काव्य में चमत्कारपूर्ण ढंग से अर्थ प्रकट करने के लिए जिस दृष्टिकूट पद शैली को अपनाया जाता है वहां पर क्लिष्ट दोष होता है। यहाँ पर तरु त्रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी तिये अकुलाय का अर्थ है वृक्ष की शत्रु अग्नि और अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल को देखकर विरहिणी स्त्री व्याकुल हो जाती है, जो सामान्य बोध के परे है, अर्थात यहाँ क्लिष्ट काव्य दोष है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है तो कौन सा छंद है? तो राइट आंसर है दोहा, क्योंकि इसके 24-24 मात्राएं होती है तो यह है रोला, ऑप्शन बी। और ए यहाँ पर रोला नामक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में क्या होती है? 24-24 मात्राएं होती हैं, जिनके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। रहीमन चुप बैठिए देखी दिन जब नी के दिन आए हैं बनत न लगी है देर। तो इसमें कौन सा? इसमें दोहा है। हम इसे पहचान कैसे? दोहे में क्या होती है? पहले और जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। यहाँ पे मात्रा लगाएंगे 1, यहाँ पे 2 मात्राएं लगेगी दीर्घ दीर्घ दीर्घ, 2 4 6 और 2 8 और 2 10 10 11 12 13 2 4 4 और 2 7 9 10 11। तो यहाँ पे ये बैठिए, यहाँ तक हमारी पहले चरण में कितनी मात्राएं? 13। 1 2 3 4 5 6 6 और 2 8 और 2 10 10 और 11 और 2 13। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। तो यहाँ पे क्या आएगी? 2 मात्राएं आएंगी, यहाँ पे मात्राएं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ऐसे हम मात्राएं लगाकर इनके प्रत्येक चरण में ये इनका क्रम बैठेगा 13-13 और 11-11। तो राइट आंसर होगा हमारा इसमें क्या होगा? दोहा। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो राइट आंसर है नीलो उत्पल में कर्मधारय समास है। समास में प्रथम पद विशेषण होता है, अतः नीलो उत्पल में कर्मधारय समास है। जहाँ पर कोई शब्द अन्य अर्थ प्रकट करता हो वहाँ बहुब्री समास। चक्रपाणी का अर्थ है चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु भगवान, यहाँ बहुब्री समास है। जबकि चतुर्युगम में द्विगु समास है। माता और पिता में द्वंद्व समास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।